नमस्कार, मैं हूं प्रबुद्ध सौरभ और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एलुमनाई संवाद कार्यक्रम में। आज हम थोड़ी सी देरी से आए हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं, थोड़ा सा नहीं काफ़ी लेट हो गए हैं। संभवतः 15 से 18-19 मिनट लेट हो गए। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। हालांकि एक तकनीकी गड़बड़ी थी जिसकी वजह से ये परेशानी हुई और काफ़ी मशक्क़त करके हम वो उसको दूर कर पाए, तकनीकी जो दिक्कत आई थी। हम दोबारा आपसे क्षमा चाहते हैं कि आपको इतनी देर इंतजार करना पड़ा और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने धैर्य दिखाया और आप सबने टमाटर और अंडे नहीं फेंके। और दोबारा हम आपसे एक बार तीसरी बार क्षमा मांगते हैं और इस कार्यक्रम को जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा डिले पहले ही हो चुके हैं। तो आज मैं एक नए सेटअप में हूँ। मैं चाहता था कि मैं अपने सेटअप के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँ, लेकिन अब समय थोड़ा कम है इसलिए मैं सीधे सीधे बात पर आता हूँ। फिर भी मेरे छोटे भाई हैं सत्यम सम्राट आचार्य, जो कैलीग्राफी के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ये सब बनाकर भेजा है। मेरे कुछ शेर, मेरी लिखी हुई कुछ चीज़ें जिनको उन्होंने अपने कैनवास पर उतारा है अपने हाथ से, कैलीग्राफी के माध्यम से, और फिर मैंने उसको यहाँ लगाया है। तो निश्चित रूप से यह मेरे फ्रेम की निजी रूप से मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है और मेरे लिए मेरे फ्रेम की शोभा बढ़ा रहा है। तो पिछला एपिसोड याद आता है, टीचर्स डे स्पेशल एपिसोड हमने मनाया एलुमनाई संवाद के अंदर। एलुमनाई संवाद कार्यक्रम के बीच हम मिले अपने RPSIT परिवार के दो ऐसे सीनियर से, दो ऐसे एलुमनाई से जो एजुकेशन फील्ड में हैं, और हम मिले अपने प्रिय, हमारे आपके सबके प्रिय कल्याण सर से, जिन्होंने हमें पढ़ाया, जो हमारे सिविल के HOD रहे, जिनका साथ, जिनका आशीर्वाद, जिनका प्रेम हमें कई वर्षों तक मिला और अब भी मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह रही कि जो तीनों लोग उस दिन पैनल पर मौजूद थे, वो तीनों ही लोग अपने अपने जगह पर काफ़ी ऊंची पहुंच रखते हैं, काफ़ी ऊंचा ओहदा रखते हैं, और तीनों ने ही यह वादा किया, यह प्रॉमिस किया हमसे, हमें यह कसम ली हमसे कि मतलब हमें कसम दी उन्होंने कि वो उपलब्ध होंगे जब भी, जिस भी तरह से RPSIT एलुमनाई परिवार को, RPSIT के परिवार को, RPSIT के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, या RPSIT के मैनेजमेंट को, कॉलेज को, किसी भी तरह से, जिस भी तरह से, जब भी जो भी सेवा चाहिए, जो भी हम उनसे मदद ले सकते हैं, इसके लिए सब के सब मौजूद रहेंगे। इन तीनों का आशीर्वाद, इन तीनों का प्रेम हम सबको मिला पिछले एपिसोड में, और अब हम आज इस एक नए एपिसोड में यहाँ पर हैं। और मैंने वादा किया था कि इस एपिसोड में एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो मेरे जीवन की कहानी है, जिसके कारण मैं जहाँ पर हूँ, जो कर पा रहा हूँ, जो कह पा रहा हूँ, और जो करने का सपना देखने की हिम्मत रखता हूँ, उसके पीछे जो कारण है वह भी मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम जल्दी से स्वागत करते हैं अपने आज के गेस्ट का। तो हमारे आज के गेस्ट हमारे ही बैच से हैं, 1998 बैच से, और मैकेनिकल ब्रांच से हैं, और उनका नाम है इंजीनियर मृत्युंजय स्मृति, और सीनियर पाइपिंग डिज़ाइन इंजीनियर है मैकडर्मॉट इंटरनेशनल में, गुड़गांव में इस समय मौजूद हैं। और पाइपिंग में इनको 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। और इस कोर फील्ड के अलावा जो एक शौक वो रखते हैं, वो शौक है पब्लिक स्पीकिंग का, पब्लिक एड्रेसिंग का, या टोस्ट मास्टर। ये वर्ड मैंने उस दिन उनसे सीखा जब मृत्युंजय ने मुझे वो अपना इंट्रोडक्शन मुझ तक भिजवाया और उसमें टोस्ट मास्टर लिखा था। तो मुझे लगा कि शायद कुछ मतलब किचन में बनाते हैं टोस्ट वगैरह का। तो मैंने कहा यार ये शौक तुम्हें कब से लगा? तो मृत्युंजय ने बताया कि नहीं यार, टोस्ट मास्टर मतलब होता है पब्लिक स्पीकर, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उनको कहते हैं। और टोस्ट मास्टर इज अ बिग क्लब ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल क्लब है ये, जिसके अंतर्गत कई सारे स्पीकर्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका मिलता है, उनको बोलने दिया जाता है और दुनिया उनसे सीखती है। तो आइए, हमारे बीच आज हैं मृत्युंजय स्मृति, और हम स्वागत करते हैं उनका, थोड़ी सी डिले हैं हम स्वागत करते हैं मृत्युंजय स्मृति, 1998 बैच मैकेनिकल का। आपने कैसे हैं मृत्युंजय आप? बहुत अच्छा प्रबुद्ध, और बहुत दिनों बाद मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हाँ। सभी को मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार। बस मृत्युंजय, आज हम थोड़ा सा लेट हैं और काफी लोग फिलहाल हमारे साथ ऐसे जुड़ गए हैं, जुड़ ही जाते हैं। ये सब लोगों की मोहब्बत है और सब लोगों का कॉलेज के प्रति, RPSIT परिवार के प्रति प्रेम है। मोहम्मद माजिद हमारे साथ हैं, पूर्णानंद हमारे साथ हैं, उत्कर्ष, तनवीर, अरबाब हमारे साथ हैं, अभिषेक कुमार, आलोक कुमार, राघवेंद्र झा हमारे साथ हैं। पूर्णानंद लिख रहे हैं आपकी शायरी को 4 चांद लग गए। 4 नहीं, टोटल 6 चांद लगे हैं। तो अभी सत्यम और भी कुछ कैलीग्राफी डिजाइन भिजवाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद आबिद हुसैन, आरिफ सिराज हमारे साथ हैं, राकेश शेखर सर एलुमनाई एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ हैं। और एक बार फिर से एलुमनाई एसोसिएशन आपसे क्षमा चाहता है इस बात के लिए कि थोड़ी सी देरी हुई, तकनीकी समस्याएं थी।
हो जाती हैं, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो जब जो होना होता है तब होता है। तौकीर अख्तर हमारे साथ हैं, अभिषेक कुमार, राकेश रॉय, सब लोग हमारे साथ हैं। राकेश शेखर सर आपका स्वागत कर रहे हैं। मृत्युंजय, तो मृत्युंजय आज मैंने वादा किया था सब लोगों से कि आज मैं वो कहानी सुनाऊंगा कि मेरी जो जीवन यात्रा है, जो करियर की यात्रा है, और यहाँ तक जो मैं पहुंचा हूँ, यहाँ पहुंचने के पीछे मृत्युंजय स्मृति का बहुत बड़ा हाथ है। तो इस कहानी पर बाद में आएंगे। पहले तो मृत्युंजय यहाँ से शुरू करते हैं कि आपके स्कूलिंग मतलब आरपीएसआईटी तक पहुंचने के पहले की कहानी के बारे में मुझे निजी रूप से भी नहीं पता है, और निश्चित रूप से सब लोग जानना चाहेंगे। आरपीएसआईटी आने से पहले की आपकी यात्रा के बारे में, आरपीएसआईटी आने तक की यात्रा के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, धन्यवाद सौरभ। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू किया हजारीबाग सेंट जेवियर से। वहाँ मैं क्लास 4 तक पढ़ा, और उसके बाद क्लास 5 से मैं डीपीएस रांची में ज्वाइन किया। वहाँ तक मैंने 12th किया। 12th से पास करने के बाद मेरी इच्छा थी यूपीएससी सर्विसेज में जाने की, पर ठीक है, मेरे घर वालों को विशेष इच्छा थी कि मैं इंजीनियरिंग का फील्ड करूं। तो 1 साल मैंने ऑनर्स करने के बाद फिर मैं इंजीनियरिंग मतलब लगे फिर दिया, और फिर इंजीनियरिंग में हो गया। तो आरपीएसआईटी में जैसा पता है हम लोग का जैसे होता है उस तरह से हुआ। तो फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन मैं आरपीएसआईटी में ज्वाइन किया। तो ये मैकेनिकल के प्रति कोई विशेष स्नेह था या इच्छा थी, या बस ऐसा हुआ कि ब्रांच मिल गया तो लिया, ऐसा रहा? मतलब ये सिलेक्शन कैसे हुआ? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मृत्युंजय ये बात, क्योंकि जब कोई बच्चा, जब कोई नया लड़का, नया स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए आता है, तो अब के समय में भले ही बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, हालांकि अभी भी हर जगह एक्सपोजर उतना नहीं है, लेकिन इंटरनेट की वजह से, इस दुनिया की वजह से एक एक्सपोजर है, लोग समझते हैं। हमारे समय में तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों ने बस इसलिए एडमिशन ले लिया होगा कि ये ब्रांच मिल गया तो ले लिया, क्योंकि मैंने भी वैसे ही लिया था, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिला, मैंने ले लिया। तो क्या इच्छा थी मैकेनिकल में जाने की, या इच्छा अगर नहीं थी तो फिर पढ़ाई के दौरान क्या मैकेनिकल से मोहब्बत हुई आपको? कितनी मोहब्बत हुई? नहीं, ये बहुत ही सही सवाल है, क्योंकि हमारे समय में सचमुच में सूचना का अभाव हुआ करता था। जो आज के समय में जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं हुआ करता था। बट जब लेकिन मेरे साथ क्या था कि एक्चुअली में जब मेरे पास इंजीनियरिंग का ऑप्शन मतलब हो रहा था, तो मैं बहुत क्लियर था कि मैं लूंगा तो मैकेनिकल ही लूंगा, क्योंकि मेरे अच्छा, अरे भैया वाह। हाँ, क्योंकि मेरे भैया हैं, तो वो उनके साथ मैं जब रहता था तो वो बहुत अच्छा करते थे और स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, और वो हमेशा फिजिक्स और यूरोडोब में, मैथ्स में हमेशा मेरे से सवाल करके मेरा टांग खींचा करते थे फिजिक्स में। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा कि फिर मुझे समझ में आया कि इंजीनियरिंग, क्योंकि वो खुद भी थे इंजीनियर, तो उनके स्ट्रीम से मुझे समझ में आया, मुझे लगा कि नहीं, मेरी अभिरुचि जो है ये मैकेनिकल में ही है, और कंप्यूटर और लॉजिक मेरे पास है नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने मैकेनिकल, मेरा डिसाइडेड था, होगा तो मैकेनिकल, वरना नहीं करूंगा। बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट होना ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है। जैसे पिछले एपिसोड में हम सब बता रहे थे कि हमने जब पढ़ाई की तो हमारे प्रोफेसर्स ने हमारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर किए, और जो हमारे, अगर आपने पिछला एपिसोड देखा हो, जो हमारे सीनियर्स अभी एजुकेशन में हैं, किसी कॉलेज में डीन है, डायरेक्टर है, उन्होंने ये अनुभव किया है कि अब कॉन्सेप्ट पर कम काम हो रहा है। तो इसलिए जैसा आपने कहा, तो जीवन में भी और पढ़ाई में भी, टेक्निकल्स में भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आदमी बहुत आगे जाता है। देखिए, आपके आते ही कई लोग जुड़ गए। शाहनवाज फैसल हमारे साथ हैं, विजय शंकर आपको याद कर रहे हैं आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के लिए 20 साल पहले। संजीव कुमार मुकेश हमारे बड़े भाई हैं, बहुत बड़े कवि हैं देश के, वो हमारे साथ हैं। तुफैल आपका वेलकम कर रहे हैं 98 बैच से। आनंद राज हमारे साथ हैं। परिमल कुमार लिख रहे हैं, हाय मृत्युंजय, कैसे हो? रांची कब आना हो रहा है? पूर्णानंद लगातार जुड़े हुए। अमित रंजन, सत्तार आलम, स्वर्णलता आज हमारे साथ हैं। मोहम्मद आबिद हुसैन हमारे साथ हैं। उत्कर्ष हमारे साथ हैं। 98 बैच की काफी भीड़ जमा है आज, और ये बहुत सब इकट्ठा हो रखी है। आपको सुनने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो मृत्युंजय, अब ये हम पिछली बार ही बात कर रहे थे कि जब हम पढ़ाई के प्रोसेस में होते हैं, जैसे हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आमतौर पर ये पता नहीं चलता कि हम कुछ चीज़ें, ये लग रहा है कि हम एग्जाम दे रहे हैं, पास हो रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, पास हो रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का सिलेबस ऐसा बनाया जाता है, कोर्स ऐसा बनाया जाता है
कि बैकड्रॉप में कई चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही होती है, आपकी स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग डेवलप हो रही होती है। तो क्या अभी आप जिस फील्ड में हैं, पाइपिंग में एक बड़ा काम आप कर रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं, तो पाइपिंग की तरफ ये कैसे गया, ये मतलब क्या इसका इंटरेस्ट लेवल कॉलेज के समय जमा, या फिर करियर में धीरे धीरे करके आप वहां तक बढ़े? क्योंकि मुझे पता है कि पाइपिंग में आप एक बड़ा नाम है और अच्छा काम, 15 साल का एक्सपीरियंस आपको है। और मैं अगला सवाल मेरा होगा कि जो आना चाहते हैं वो कैसे आए, लेकिन फिलहाल ये मुझे बताएं कि इसकी तरफ कैसे मुड़ना होगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा प्रबुद्ध सौरभ, क्योंकि मेरे मन में था कि ये सवाल आए, अगर नहीं आता तो मैं खुद ही बताता। कि जब हम लोग पास आउट किए, उसके बाद मैं सोच रहा था कि मुझे एक्चुअली कर तो लिया इंजीनियरिंग, पर मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं जो कि मतलब किस फील्ड में जाऊं। या तो था कि पब्लिक सेक्टर्स के लिए तैयारी करे जो आमतौर हम्म। पे सभी लोग करते हैं, और या फिर मैं क्या करूं, सॉफ्टवेयर में जाऊं। तो लेकिन जब मैं सोच ही रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ने की मुझे आदत थी बचपन से, मैं पढ़ रहा था तो उसमें मैंने एक वो एड देखा था कि पाइपिंग इंजीनियरिंग कोर्स फ्रॉम आईआईटी पोवई मुंबई। और उस समय आपको याद होगा, हमारे मैकेनिकल के अब तो स्वर्गवासी रह गए श्री राजीव सर, उनको राजीव मेरा सर। नमन। तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात की कि सर ऐसा है कि इस कोर्स के बारे में कुछ नया लग रहा है। मैंने मैंने उस समय, हमारे समय में जो होता था, इंटरनेट पे जा कर के 1 घंटे ₹20 वाला रेट जाके चेक किया और सब कुछ करके, तो मुझे देखा, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा कि यस देयर इज़ समथिंग। तो मैंने राजीव सर से फ़ोन किया और उन्होंने मुझे मेरे से बात करके मुझे बोला, ये आने वाले समय का फ्यूचर है। आँख बूंद करके इसको जॉइन कर कोर्स करो, अगर हो जाता है तो। और अच्छा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अभी बूम आने वाला है। उन्होंने एक शब्द, 1 या 2 सेंटेंस में बस इतना ही कहा। तो मैंने बोला कि सर मतलब आपको क्या लगता है ये सही रहेगा? बोले, इससे अच्छा अभी के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे वो बात याद है। उसके बाद मैंने सर्च वर्च किया, मैंने अप्लाई किया, कुछ प्रोसेस होता है, उसमें हो गया। और जब मेरा कॉल आया, मैं फिर जब वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जाने के बाद मतलब मेरी आँखें ही खुल गईं कि पहला एक आईआईटी मुंबई, आईआईटी के कैंपस का, टीचर्स का कांसेप्ट जाना, कितनी चीज़ें जो हमारी अधूरी रह गई थी वहाँ जाके हम्म। क्लियर हुआ। और फिर वहाँ पे जा कर के मुंबई पुवई का इतना गजब का फैसिलिटी है कि वो जो उस समय इंडिया में पाइपिंग इंजीनियरिंग की शुरुआत हो रही थी, दैट वाज थ्रू रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वो अपना एक ऑलरेडी रिफाइनरी था, पर एक नया जर्प जामनगर एक्सपोर्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट बना रहे थे, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट था अच्छा। और है अभी भी। और उस प्रोजेक्ट को जो वहाँ रिलायंस में कर रहे थे, वहाँ के एक हेड आकर के आईआईटी पुवई में हमें डिस्प्ले दिखाया कि एक्चुअली ओके। साइट क्या होता है, पाइपलाइन क्या होता है, कैसे प्लांट लगता है। हमें आईओसीएल का प्लांट दिखता है, लेकिन वो कैसे काम करता है, हमें कैसे पाइप से एक से फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन हम लोग पढ़ रखे हैं, बट उसका हम्म। एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो मुझे दिखा। फिर मुझे देख करके उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे जाना है तो बस रिलायंस ही जाना है, और इसके सिवाय कहीं नहीं जाना है बस। और फिर वहां से मतलब मेरी रुचि, अभिरुचि सब पाइपिंग में ही आ गई। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। और देखिए, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि जो जो सीनियर्स या आपके प्रोफेसर जो कहते हैं, वो कुछ सोच समझ कर कहते हैं, इसलिए उनको सुनना चाहिए, उनको समझना चाहिए। जैसा राजीव सर ने, स्वर्गीय राजीव सर ने कही ये बात कि इसमें फ्यूचर है, और कहीं ना कहीं वो आपका फ्यूचर बना, और आज आप उसमें आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आपको जो भी बड़े कहते हैं उसको एक बार को सुनना ज़रूर चाहिए। आप उसके बाद ज़रूर उसमें जाकर रिसर्च कर लें और देख लें और जान लें, अपना इंटरेस्ट लेवल देख लें। लेकिन एक जो बेसिक, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है सुनने की, वो ज़रूर रखें। इस जल्दी में ना रहें, या इस उत्साह में न रहें कि मैं सब कुछ कर लूँगा। तो मृत्युंजय, ये बताइए कि जैसे आईआईटी के भी आप अपने कैंपस में वहाँ से स्पेशलाइजेशन लिया उसका, और आप आरपीएसआईटी में पढ़ते थे। आपने कहा कि कुछ चीज़ें जो वहाँ छूट गई थी वो वहाँ पर आईआईटी में हुआ। तो दोनों कैंपस लाइफ, एजुकेशन, पढ़ाई के अलावा कैंपस लाइफ में क्या अंतर लगा दोनों जगह आपको, दो कैंपसेस में?
ये बहुत ही अहम सवाल है कि सबसे बड़ा डिफरेंस है एक्सपोज़र का। जो हमारा हम जिन चीज़ों से रूबरू होते हैं, वो बहुत मायने रखता है। हुँ, क्योंकि वहाँ पे जाकर के एक तो पहली बात ये लगी कि हम सभी बराबर हैं, हाँ, डेफ़िनेटली, क्योंकि वहाँ पे आने के बाद सब बराबर होते हैं। ये एक पहला अंदर से एहसास हुआ कि जब हम बैठे हैं, मेरे साथ आईटी दिल्ली और बाकी के लोग भी हैं, तो एक तो बराबरी का एक अंदेशा हुआ कि हाँ, चलो हम भी उस बराबर हैं या उस लायक हैं, उनके साथ क्लास कर रहे हैं। क्या और बात है! वहाँ हाँ, ये एक बहुत बड़ा अनुभव था जो कि बहुत कॉन्फिडेंस दिया। और दूसरा एक्सपोज़र के साथ दूसरा क्या है कि वहाँ का माहौल, माहौल इतना बढ़िया होता है कि जो जो कोर्स पीरियड में जितने दिन मैं हॉस्टल में रहा, उतने दिन मुझे ये देखने को मिला कि वहाँ पे हमारे एजुकेशन या पढ़ाई, रिपोर्ट्स, असेसमेंट के लिए चौबीसों घंटे करीब सारी सुविधाएँ थी उस समय वहाँ पर। चाहे आपको हुँ, प्रिंट निकालना है या हर हॉस्टल इसके पास इंटरनेट कैफ़े हो हुआ करता था। एंड दे हैड ऑल द फैसिलिटीज़ अवेलेबल कि आप किसी जब भी चाहो, जिस समय भी जाओ, 2 बजे रात में भी जाओ, आपको वो सुविधा मुहैया क्या करा करती थी। और तीसरा बहुत अहम बात कि प्रोफ़ेसर्स का उनका जो कांसेप्ट है, जो डिलिवरी है, दैट इज़ अ, डेफिनिटली अ नॉच अबव, मतलब बहुत ही अच्छा है। ज़रूर, अगर दुनिया में सबसे ऊँचा ऊँचे जो संस्थान हैं पढ़ाई के, उसमें से एक वो है तो निश्चित रूप से। अब मैंने जो जैसे मैंने अभी एक उसमें कहा भी था, मैंने ये अनुभव किया जैसे पीआईटी या आरपीएसआईटी में जब हम थे, वहाँ पर ये था कि सब लोग लगभग एक ही जगह से थे, तो सब लोगों का एक तरह का माहौल था। लेकिन बाद में जब मैं आईवीएस हैदराबाद गया, तो वहाँ जो एक्सपोज़र की बात अभी आपने की कि अलग-अलग जगह के लोग हैं। जैसे मैं बिहार में रहते हुए जो पढ़ाई की मैंने, फिर मैं दिल्ली आया, उसमें कुछ चीज़ों का मुझे मार्केट कम समझ में आता था। स्टॉक बिज़नेस तो बिल्कुल समझ में नहीं आता था, वो क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, कैसे होता है, सेंसेक्स क्या होता है, मैं बिल्कुल नहीं समझ में आता था। लेकिन जब कई गुजराती फ्रेंड मिले और वो 24 घंटे इसकी बात करते रहते थे, तो वहाँ पर ये लगा कि यार ये तो सीखने को बहुत चीज़ें हैं। और ये जो एक्सपोज़र होता है निश्चित रूप से नेशनल इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोज़र होता है। तो मृत्युंजय क्या करना पड़ा था इसके लिए? आईआईटी के बाद ये आईआईटी वाले एडमिशन के लिए क्या करना पड़ा था? प्रोसेस क्या था उसका? एग्ज़ैक्टली। इसमें क्या होता है कि जनरली अब तो क्या है, अब ऑनलाइन, अब सब कुछ ऑनलाइन का टाइम आ गया है। कुछ कोविड के चलते प्राकृतिक लिमिटेशंस हैं इसलिए भी, और उसके बाद भी कुछ सालों के बाद भी वो कोर्स है। ऐसे तो इंडिया में 2-3 जगह पे ये कोर्स होता है। एक सुविद्या क्लासेस था जहाँ वो अलग से क्लास कराते थे। ओके, लेकिन आईआईटी पवई में जब वो इश्तिहार निकला, उसमें मैंने अप्लाई किया। और उसके बाद वो लोग चूँकि ये सर्टिफ़िकेट कोर्स होता है, तो आपका स्क्रीनिंग हो जाता है। और अगर उस स्क्रीनिंग में कुछ आपके सीवीज़ पे भी इम्पोर्टेंस होता है कि आपका ओवरऑल क्या रहा है, और थोड़ा एकेडमिक्स और या फिर एक्स्ट्रा भी देखते हैं। वो स्क्रीन करके, अब उस समय क्या था मुझे पता नहीं, वो स्क्रीन देख करके उन्होंने वो करके फिर कॉल भेजा और मेल आया कि हाँ, आपका इसके लिए, कोर्स के लिए हो गया है। और फिर उसके बाद आप चाहें तो आपको जॉइन करने के लिए ये तरीका है, और आपको लिए, लेकिन सब्जेक्ट टू उस समय की ये बात थी। अभी का मुझे पता नहीं हमारे बैच में। देयर विल बी अ टेस्ट अगेन, एंड इफ यू पास देन यू विल कंटिन्यू, और यू विल हैव टू गिव इट अ सेकंड रिटन एग्जाम देयर। सो जब ओके। वहां पहुंचे तो थोड़ा डर भी था कि आईआईटी में तो हुआ भी नहीं था। प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पे क्या टेस्ट होगा? फ़ॉर्च्यूनेटली वहाँ जा कर के एक छोटा-सा करीब 50 मिनट का टेस्ट हुआ, और मतलब मेरा एक बार में निकल गया, क्लियर कर गया। उसके बाद वो रिज़ल्ट आए, कुछ लोग जो रह गए थे उनका सेकंड अटेम्प्ट का मौका मिला था, तो 1-2 दिन दिया गया, उसके बाद वही करके फिर वहीं पे फ़ीस होता है जो सेल्फ पेड होता है। उसमें ये भी है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो कंपनी भी स्पॉन्सर करती स्पॉन्सर है किया। आपको। तो उसमें रिलायंस के बहुत सारे लोग, एसआर ऑयल रिफाइनरी के बहुत सारे लोग जो वहाँ जॉब कर रहे थे, उसी हुँ, रिफाइनरी में, वो लोग भी आकर के यहाँ पे वो कोर्स कर रहे थे। कि जो प्रोफ़ेसर एएस मोहरीर जो वो कोर्स चलाते हैं,
ही इज अ वेरी रिनाउंड पर्सन इन द फील्ड ऑफ ओके। स्पेशलाइजेशन ऑफ पाइपिंग इंजीनियरिंग। नहीं, बहुत बहुत ही बढ़िया आपने ये इंसाइट दी। और अच्छा, अभी अभी क्या फ्यूचर दिख रहा है? क्या अब जो स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं मैकेनिकल के, जो जो पास आउट होकर मार्केट में आ रहे हैं, आप कितनी सलाह देना चाहेंगे उनको पाइपिंग की फील्ड में जाने के लिए? आपको क्या फ्यूचर दिख रहा है इसमें? टू बी ऑनेस्ट, अभी के समय में, अभी जैसा पता है कि पूरे वैश्विक बाजार में तेल का, कच्चे तेल का कीमत बहुत गिर रखा है, वो अपने ऑल टाइम लो पर है। तो हम लोग जब क्या होता है कि जब पीक होता है तो एज यूजुअल प्राइवेट में पता ही है, जब ऑयल अभी बैरल का रेट है, बैरल का पर बैरल रेट जो है वो अभी गिर करके 30-40 रुपए के करीब आ गया, जो एक्चुअली एक समय में 100 सवा 100 से नीचे कभी होता ही नहीं था। तो हम समझ सकते हैं कि अभी मार्केट में इतना मंदी है कि इस चक्कर में रेट ऑयल का घट गया, इसलिए प्रोडक्शन कैपेसिटी आदमी, पहले क्या होता, हम प्रोजेक्ट प्लांट की एक लाइफ साइकिल 20 साल की होती है, उसके बाद उसमें रिनोवेशन और अपडेशन करते रहना पड़ता है, तो वो ज्यादा से हम्म। ज्यादा 40 साल तक मैक्सिमम, वो भी बहुत खींच के चलता है। तो ओके। या तो चेंज करते रहें, अपडेट करते रहें, तब तो ठीक है। तो अभी के बाजार की स्थिति से ऑनेस्टली अभी, चूंकि सारे प्रोजेक्ट्स, चलते हुए प्रोजेक्ट्स बंद हो रखे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा यहाँ पे प्लांट लगता है, ऐसे चाइना, रशिया और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी एक प्रोजेक्ट, सभी जगह तो ऑयल एंड गैस रिफाइनरी, कनाडा हब माना जाता है, वहां पे ऐसा डिमांड होता था कि हमेशा मतलब डालो आ जाए। बट अभी थोड़ी स्थिति टाइट है। तो लेकिन ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, एनर्जी ट्रांजिशन का भी समय जा रहा है, तो मैं अभी लोगों से कहना चाहूंगा कि ये भी अच्छा फील्ड है, क्योंकि एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है, आप स्पेसिफिक होते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप इसके साथ, जो मुझे अभी जो फ्यूचर जो मेरे नजर से नजर आ रहा है, वो है एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ओके। ट्रांजिशन में फ्यूचर बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी सब जगह बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो रही है, जो बिल्कुल। हमारे ऊपर आ भी गया है, और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ना है। लेकिन अगर दूरदर्शिता जैसा मुझे राजीव सर ने उस समय बताया था, एक्चुअली ही वाज वेरी फोर्थ राइट, ही वाज सो करेक्ट, कि वो फ्यूचर था। और अभी के समय में मुझे लगता है कि एनर्जी ट्रांजिशन इज द रियल फ्यूचर, की जहां पे लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से निकलने के बाद आप जा सकते हो। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या, अभी क्या है, हम ऑयल एंड गैस के इंडस्ट्री है, पावर हम्म। इंडस्ट्री है, सब जगह लोगों के पास जॉब है, अभी रुका हुआ है, मार्केट खुलेगा, डेफिनेटली ओपन अप होगा, और हाँ फिर हाँ, सारे ओके। जॉब्स आने शुरू होंगे। फिर क्या है कि अभी लोगों को सब जगह पता चल गया कि क्या स्थिति है, पर अगर फ्यूचर की बात कही जाए, तो मेरा जो राय है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी क्या है कि हमारी एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए, अभी ऑयल एंड गैस से नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी, और उसके बाद अल्ट्रा रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जा रहे हैं। तो जैसे विजय भी, आपको पता होगा, विजय भी हैं वाटर रिसोर्स में मैनेजमेंट में हाँ। लगे हुए हैं। तो एनर्जी ट्रांजिशन है कि हाउ वी कैन हार्नेस दिस, ऑल दिस डेटाज इंफॉर्मेशन। तो मुझे लगता है एनर्जी ट्रांजिशन या कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फील्ड हैं, तो उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है। बाकी पाइपिंग का भी जॉब अच्छा है, अभी थोड़ा टाइट है, लेकिन 1 आध 2 साल में फिर ओपन होगा मार्केट। एंड देन अगेन, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट पॉवर्टी लाइन का साइकिल होता है, एक बार आता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, यही है। देखिए, जो भी देखने वाले हैं, हमारे जो पास आउट्स या जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो नए पास आउट हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही क्लियर इंसाइट है। मृत्युंजय ने बताया कि अभी आप लोगों को किस फील्ड में जाना चाहिए, और पाइपिंग की के जिस फील्ड में वो हैं, तो उस फील्ड में चूंकि वो बहुत सीनियर पोजीशन पर है, इसलिए वहाँ पर दिक्कतें कम होंगी। लेकिन अभी फ्यूचर जिस चीज़ का है उन्होंने बताया। तो मृत्युंजय, ये क्या मैकेनिकल का स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है, एनर्जी ट्रांजिशन? इनफैक्ट एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिकल का स्पेशलाइजेशन तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी कर सकते हैं। लेकिन ओके। लेकिन इसमें क्या है कि इट इज ओपन फॉर मोस्टली ऑल द फील्ड्स, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांच रिलेटेड स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि इसमें जो भी होता है
वो बेसिकली ये सिखाते हैं कि दिस इज अ मोड हाउ, जो हम लोग हीट एंड मास ट्रांसफर में पढ़े होते हैं थे कि हम्म। एनर्जी कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है, और हम उसको कुछ लॉस होता है और हम कुछ उसको कंपैक्ट सिस्टम में कंट्रोल करके रखते हैं, हम्म। और हम उसी एनर्जी को हार्नेस करते हैं और हम लोग मल्टीपल टाइप से उसको यूज और रीयूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये बेसिक फर्स्ट और सेकंड ईयर में हम लोग सभी कोई पढ़े रहते हैं। तो हाँ। मेरे ख्याल से हाँ, थर्ड ईयर के बाद ऑनवर्ड्स हो जाता है। तो लेकिन मेरे ख्याल से मैकेनिकल, सिविल ऑनवर्ड्स, इलेक्ट्रिकल के लिए भी अच्छा है, और आईटी के लिए भी मतलब अच्छा है, क्योंकि उसमें जैसा हम सबों को पता होता है कि बेसिक इंजीनियरिंग तो होता ही है जो हमें ब्रेक थ्रू दिलाता है, बट हमारा जो प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, उसको इम्यूलेट करने के लिए तो हमें चाहिए ही चाहिए। हम्म। तो देयर इज अ सोर्स की यस कर सकते हैं, बट मैकेनिकल के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है ये फील्ड। तो मेरे ख्याल से जो भी देखने वाले हैं उनको बहुत ही क्लियरली, बहुत ही ढंग से इनको बता दिया गया है कि किस फील्ड में जाना है। एनर्जी ट्रांजिशन एक अपकमिंग फील्ड है जो कि बड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक अपकमिंग फील्ड, क्या वो शुरू हो चुका है, नेसेंट फेज में है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी है, बहुत सारे पेटेंट्स, बहुत सारे रिसर्चेज बाकी हैं, लेकिन यह बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। और इस बीच में हमारे साथ काफ़ी नए लोग जुड़ गए हैं। शाहनवाज फैसल, संजय शर्मा, आपको हाई मृत्युंजय, गुड टू सी यू। मैकेनिकल के हैं आप, आपके प्रिय सीनियर रहे हैं मुझे पता है। कृष्ण मुरारी शर्मा हमारे साथ हैं। आलोक सिंह आपको गुड इवनिंग कह रहे हैं, और आलोक सिंह आपको कह रहे हैं कि हमारा नमस्ते उनको कहिए। स्वास्थ्य मिश्रा हमारे साथ हैं। श्याम सुंदर प्रसाद जी हमारे साथ हैं, लिख रहे हैं वेरी बोल्ड इंटरव्यू। आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नवीन सिन्हा सर पहली बार दिखे हैं मुझे इस पैनल पर, और ये तुम्हें देखने के लिए आए हैं, मुझे देखने के लिए कभी नहीं आए। अभिषेक सिंह लिख रहे हैं हेलो मृत्युंजय, मेरे माँ बाबू जी एज यूजुअल इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। राकेश बहुत शेखर बहुत सर धन्यवाद। जुड़े हुए हैं। प्रकृति श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। फतेह कासिफ हमारे साथ हैं। देखिए कितने लोग जुड़ गए हैं। और मोहम्मद गयास हमारे साथ हैं। सुभाषिनी सिन्हा हमारे साथ हैं। प्रतीक आरिफ, ये सब लगातार हैं। प्रतीक कुमार हमारे छोटे भाई जैसे हैं, लिख रहे हैं मैकेनिकल एकता जिंदाबाद, फिलहाल टाटा में हैं ये, और आपके आपके ब्रांच के हैं। तो जो एक लंबी लड़ाई होती है इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के वालों की, उसमें उसमें प्रतीक से मेरा झगड़ा होता रहता है। तो आज आप आए हैं तो इनको मैकेनिकल के ब्रांच में बल मिला है। मोहम्मद अबसर अब्दुल जलील ये लिख रहे हैं, दिस प्लेटफॉर्म इज इंडीड ग्रेट फॉर एवरीवन, थैंक यू। तो बहुत ही क्लियर इंसाइट। आज हम टेक्निकल फील्ड में ज्यादा हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मृत्युंजय की 2-3 एक्सपर्टीज और है, अभी एक एक करके आते हैं, तो अभी हम इस पर बात कर रहे थे। अब मृत्युंजय आपकी दूसरी बात पर, हमने आपको एज एन ओरेटर, बोलने वाले के रूप में जो मंच पर बोल सकता हो बोल्डली, क्योंकि मंच पर क्या 4 लोगों के सामने बोलना बहुत बड़ी बड़ी बात है। और मैं बार बार हर एपिसोड में यह कहता हूं कि आप सिर्फ बोलना सीख जाए ना, सिर्फ कम्युनिकेशन सीख जाए, तो आप दुनिया जीत सकते हैं। आपने हमेशा, जब हम लोग मैगजीन की टीम में थे, अभी कुछ लोग याद भी दिला रहे थे कि मृत्युंजय सर मैगजीन की टीम में थे हमारे, तो हम लोग मैगजीन की टीम में थे, तब भी मुखर होकर बोलना, आगे जाना, इवेंट्स में आगे रहना, हमेशा तैयार रहना चीज़ों को करने के लिए, नई चीज़ें करना। और आज आप टोस्ट मास्टर टोस्ट मास्टर के प्लेटफॉर्म पर एक बड़े स्पीकर हैं, रिनॉन स्पीकर हैं। आप जगह जगह अपनी बातें बताने के लिए, अपनी यात्रा बताने के लिए जाते हैं, और वहाँ से लोग इंस्पायर होते हैं। तो इस लिहाज से जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो बहुत लकी हैं कि यहाँ पर वो मृत्युंजय स्मृति को देख पा रहे हैं। तो मृत्युंजय, ये पब्लिक स्पीकिंग की तरफ झुकाव कैसे, कहाँ से आया? मतलब ये तकनीकी रूप से पहले तो आप बोलते ही थे कॉलेज के समय में भी, लेकिन ये टोस्ट मास्टर जो जो एजेंसी है, जो संस्था है, इतनी बड़ी एक क्लब है, इंटरनेशनल क्लब है, जिसके आप मेंबर हैं और जिसके प्लेटफॉर्म पर आप लगातार बोलते हैं, वहां तक कैसे पहुंचना हुआ, या जो पहुंचना चाहता है वो कैसे पहुंच सकता है? ओके, टोस्ट मास्टर्स पब्लिक स्पीकिंग एक इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग क्लब है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि करीब 126 कंट्रीज में उसका प्रेजेंस है। मतलब आप हर जगह आप उसको पा सकते हैं, मतलब मिल सकता है। और इसके लिए, इसको ज्वाइन करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 तरह के इसमें क्लब बनते हैं, एक कॉरपोरेट और कम्युनिटी क्लब। कॉरपोरेट जो भी प्राइवेट, सरकारी जो भी कंपनीज हैं वो सब होते हैं। जैसे मेरी कंपनी हुई, जो भी ओके। प्राइवेट है, सारी हो सकती है। इवन आईआईटीज, आईआईएम्स भी हैं इसमें, सब टोस्ट मास्टर्स में सारे आईआईटीज और आईआईएम्स भी हैं, टोस्ट मास्टर्स के मेंबर्स हैं। अगर कभी कवि सम्मेलन मुशायरा हो टोस्ट मास्टर का, तो हमें भी बुलाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल,
और आपको एक जान करके टोस्ट मास्टर्स की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें ना हम हमें लगता है कि सीखने के लिए इतनी सारी नई चीजें हैं, इतनी सारी नई चीजें होती हैं कि हमेशा लगता है कि हम कम ही जानते हैं, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। और एक्चुअली ये फैक्ट है। तो मैं कहाँ से मेरा शुरुआत कैसे हुआ पहले इस पे आता है। 2 क्लब्स होते हैं, तो इस तरह आप कंपनी में मिनिमम स्टार्ट करने के लिए 10 लोगों का ज़रूरत होता है और आप करके टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल करके साइट होता है। ओके, आपके हर क्षेत्र में हिंदुस्तान, विदेश सभी जगह ये फैला है और उसमें आपको अपना क्लब को करना हर एरिया और हर डिवीज़न के लिए डायरेक्टर होते हैं। वो नॉमिनेटेड होते ओके। हैं, इलेक्टेड होते हैं और आपको उनको बस कॉन्टैक्ट करना है, नहीं करना है। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपके एरिया डायरेक्टर का कॉन्टैक्ट दे दूँगा। आपको वो कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आपकी कंपनी में वो क्लब चल सकता है। क्लब का कुछ फीस होता है, अब वो कंपनी पे डिपेंड करती है कि कंपनी पे करती है, कुछ 50-50 है, कुछ कंपनी पूरा सपोर्ट करती है या आप खुद से पे करते हैं और नहीं तो दूसरा आप कहीं मान लीजिए कि किसी कंपनी में आपके कंपनी में नहीं है, नहीं हो रहा है, तो कोई हर एक जगह-जगह का जैसे मैं द्वारका में रहता हूँ, द्वारका का भी टोस्ट मास्टर्स क्लब है, पटना का भी एक टोस्ट मास्टर्स पटना में भी शायद एक टोस्ट मास्टर क्लब बनने जा रहा है। हर जगह के लिए मतलब शहर में भी कई जगह होती है, उसको हम लोग कम्युनिटी क्लब बोलते हैं, आप उसमें भी जॉइन कर सकते हैं। नहीं, ये है बहुत अच्छी इनसाइट, बहुत अच्छी इनसाइट। जी। और जो भी लोग, ये मेरे ख्याल से आपने ये जो अभी जानकारी दी टोस्ट मास्टर क्लब वाली, जो लोग पास आउट्स हैं, जो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं, वो भी निश्चित रूप से, क्योंकि वो जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स होता है, उसमें ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं हम लोग। जब नीड्स खत्म हो जाती हैं तो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जब फिर तो हमें एक समय में लगता है कि हमें सोशल अपना उसको मजबूत करना चाहिए स्टेजर को। ऐसे समय में हमें ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना अच्छा लगता है। कई तरह के क्लब्स होते हैं, लोग आमतौर पर कई तरह के क्लब्स में जुड़ते हैं। और आपने यह बताया कि टोस्ट मास्टर क्लब जो है कॉर्पोरेट्स का एक अच्छा हब है, जहाँ से और सीखने की आपने जहाँ तक बात कही, निश्चित रूप से हर रोज नई चीज सीखने को मिलती है। और आपने जैसा कहा, नए फील्ड में, नई चीज में जैसे ही पैर रखो तो लगता है कि ये दुनिया बिल्कुल अलग ही है, हम तो इस दुनिया का कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी पिछले पिछले दिनों किसी जब मैं अपने पिछले काम में था, उसमें कुछ लीगल की प्रॉब्लम आई थी, इंटरनेट से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड। तो उसमें जब मैं बात करने गया वकील से, तो फिर एक नई पूरी दुनिया खुल गई। मैंने कहा अच्छा, ये भी है, ये भी है। इसी जो फेसबुक हम सामने इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या है वो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन उसके पीछे लीगल और वो सब कितना है। तो सीखने के लिए अनलिमिटेड चीजें हैं, और आप सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं इस क्लब के माध्यम से। ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और हमारे साथ आपके एक मित्र हैं, जिन्होंने, मुझे नहीं पता कि आपसे आपसे कितना सीखा है, लेकिन ये मुझे पता है कि आपको सिखाया जरूर है। हम स्वागत करते हैं शशांक शेखर, 1998 मैकेनिकल का। शशांक, आपका स्वागत है। कैसे हो मृत्युंजय? हाय प्रबोध। हाय। बहुत बढ़िया, कैसे हो यार? बस बहुत बढ़िया। दाढ़ी पक गई है, बाल सफेद हो गए हैं, ठीक है, उम्र हो गई है, ठीक है। तुम्हारे अभी भी बाल अभी भी सारे पूरे के पूरे काले हैं। अभी अभी उम्र नहीं चढ़ा है। क्या बात है, क्या बात तो अभी अभी मैं शुरू से जुड़ा हुआ था, मैं वही सुन रहा था, बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने आपस में बात करी हुई थी, स्पेशली जो मैगजीन की जो बात हमने जो की ना, तो मतलब मुझे याद है ये मैगजीन जो हमने निकाली थी, जब हमने गुंजन भैया से वो टेक ओवर लिया था, कि भाई हमको वो गुंजन भैया ने कहा था कि भाई अब अगली पीढ़ी जो है वो तुम लोग इसको चलाओगे मैगजीन को। तुम्हारे तो हवाले वतन थोड़ा साथियों। अब तुम्हारे हवाले मैगजीन साथियों वाली जब कहानी थी, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे और मृत्युंजय को ही बुलाया था, और प्रबुद्ध, आप हम तीनों थे वहां पे। तो उस समय सबसे पहली चीज जो हमारे चैलेंज हमारे दिमाग में, और शायद मेरे दिमाग में वो कीड़ा जो है ना, वो वहीं से आया था कि सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे होगी और इसमें ऐड कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो कीड़ा था वो मार्केटिंग और सेल्स का, मुझे लग रहा है मेरे दिमाग में एटलीस्ट वहीं से उपजा था। और आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं और मृत्युंजय हम लोग बहुत घूमते थे, और उसके लिए कई बार पापा से डांट भी पड़ी थी, ठीक है, कि तुम लोग घूमते ही रहते हो, पढ़ाई कब करोगे। तो मैंने कहा कि पढ़ाई भी कर लेंगे, ऐसा मतलब अच्छे बच्चे हैं हम।
So that was good time. That was very very good time. I don't know अभी magazines हमारी चल रही हैं या नहीं चल रही हैं कैसे, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो हमने जो सीखा वहाँ से, और वो पब्लिक स्पीकिंग और पब्लिक के साथ इंटरेक्शन जो है हमने आई थिंक वहाँ से जो सीखा था, स्पेशली तुझे अगर याद हो हम सिस्को गए थे, एग्जीबिशन रोड में उनका ऑफिस हुआ करता था, एग्जीबिशन रोड या फ्रेजर रोड, फ्रेजर रोड में, राइट हम वहाँ गए थे, और साथ साथ में हम एक बार इसके चक्कर में हम हाजीपुर में गए थे और टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस भी गए थे एग्जैक्टली बिल्कुल। तो हमें उस समय ये सीखने को लगा था कि भाई आखिर कैसे ये चीजें होती कैसे हैं, और उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ जो वहाँ पे जो चीफ एडिटर थे, उन्होंने हमें बिठा के, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट जेंटलमैन, ही वाज वेरी काइंड, सो ओपन, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से बताया था कि भाई बेटा ऐसे करते हैं, तो चीजें हमारे को उस समय समझ में आई। बट कोइंसिडेंटली मैंने वो लीग पकड़ ली, वो उस लीग में चलाया सेल्स एंड मार्केटिंग। मृत्युंजय साहब अपने टेक्निकल में चले गए, उन्होंने राजीव सर की बात मान ली। राजीव सर मुझे भी कहते थे, मैंने कहा सर देखिए ऐसा है, वो मेरी आदत है कि मैं कुर्सी पे ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। नहीं शशांक, आप अच्छा कर रहे हैं, मुझे पता है आप करियर में अच्छा कर रहे हैं, और आपने ये अपने मन से चुना है। मैगजीन की जहां तक आपने बात की, मैगजीन फिलहाल कैंपस में तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमने ये प्लान किया है, जब हम तीनों यहाँ पर हैं, हम लोग और विजय शंकर हमारे साथ, जो मैगजीन टीम के तमाम लोग अभी देख भी रहे हैं, या हम लोग साथ भी अशोक सर भी देख रहे हैं, तो हम एलुमनाई एसोसिएशन का एक मैगजीन शुरू करने का सोच रहे हैं। अभी नेसेंट फेज में है, बातचीत चल रही है कि ई मैगजीन से शुरू करें, और एक दो एडिशन के बाद उसको कोशिश करेंगे फिर पब्लिश भी करें। प्रबुद्ध, इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो अभी शशांक कह रहा था, एक बहुत अच्छा वाकया है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जो हमारे आने वाले कोचिज मैगजीन, यस विजय, यू वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर विजय वाज एब्सोल्युटली। तो एक वाकया बता रहा हूँ कि हमें जब एड्स लेने होते थे एंड वी डिडंट न्यू एनीथिंग अबाउट, वी ट्राइड ऑन आवर ओन। हमारे सीनियर्स थे, गुंजन भैया थे, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। डेफिनेटली हम सीनियर्स को उस समय भैया ही कहते थे, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप वैसा ही लेवल का था, उतना भरोसा और ये था। तो हम लोग को जब एड्स लेने के लिए, जैसा अभी शशांक ने बताया कि हम लोग उधर गए थे, और हम मुझे एक यात्रा है कि हम लोग कोका कोला का एड लेने के लिए हमने सोचा किसको पकड़े, क्योंकि वो एक बड़ी मछली थी, और मुझे याद था कि 25-30 हजार के करीब आराम से उसका हमें ऐड मिल जाता। बिल्कुल और उतना ही चाहिए था हमें, उतना चाहिए था मैगजीन निकालने के लिए, और बोले वो एक बैक कवर में हमारा काम हो जाएगा। तो हमें इसमें गुंजन भैया ने अपना स्कूटर दे दिया, मैं और शशांक हम लोग सोचे कैसे उनका कांटेक्ट निकाला, ढूंढा, और मुझे बहुत अच्छे से याद है जो हम लोग, उनका वो फैक्ट्री था हाजीपुर में, और हम लोग उन लोग का डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट था, तो किसी तरह हमें वहाँ के जो हेड थे उनका नंबर मिल गया, और हम और शशांक गए थे वहाँ पे। मुझे अभी भी वो दिन याद है, और जाने से पहले ना हम लोग कपड़ा ठीक पहने हैं कि नहीं पहने हैं, हाउ वुड बी आवर गेटअप, एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स, स्टाइल, प्रेजेंटेशन, एंड वी वर लाफिंग लाइक यार कैसे होगा ये 6 फीट 6 फीट से ज्यादा, मैं 5.5 पौने 6 के करीब। मैं सोच रहा था चलो ठीक है, कोई उधर और इधर भी देख लेगा। और उसके बाद उस समय सीरियस इंटरव्यू वाली फीलिंग आई थी भाई, पहली बार मतलब हमें लगा अगर इफ वी कुड एटलीस्ट, हमने और शशांक ने फिर तय किया एटलीस्ट वी विल टॉक टू दैट गाय, मतलब हमसे एक बार बात तो करेंगे, होना नहीं होना अलग सी बात है। हम लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, वी वर अलाउड टू गो इनसाइड दी कॉन्फ्रेंस हॉल, और वो थे, ही वाज यंग, स्मार्ट, डायनामिक, एकदम मस्त। हम लोग गए, अब वहां पे हमारे मुंह से मतलब निकल ही नहीं रहा था कि कैसे शुरुआत करें, एंड ही वाज सच अ जेंटलमैन गाय। किसी तरह हम लोगों ने ये अपना नोट्स बना के रखा हुआ था, हम लोगों ने थोड़ा बहुत बोला, मैगजीन दिखाया, बोलना शुरू किया, एंड ही वाज एक अच्छे लीडर की पहचान मुझे याद है कि वो बैठे हमें सुनते रहे बहुत पेशेंसली। उसके बाद उन्होंने बताया कि देखो, when you have come here you are going to be in a professional field,
आपको इस चीज को कैसे बताना चाहिए था, उन्होंने हमें तरीका बताया, याद है शशांक? एंड ही वाज सो फोर्थराइट कि कैसे पीपीटी बनाओ, कैसे प्रेजेंटेशन बनाओ, आप मुझे कैसे बेचोगे ये बताओ, मैं क्यों खरीदूं तुम्हारा ये मैगजीन में कवर क्यों दूंगा, आप बताओ। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा, मैं और शशांक हमेशा बातचीत में कुछ ज्यादा ही बोलते रहते थे, आपस में भी बातें होते रहती थी, हम लोग बहुत पास में भी रहते थे, और प्रबुद्ध, दिनेश और सभी थे। तो फिर हम लोग किसी तरह हिम्मत जुटा के बोलना शुरू किए कि हम कैंप लगाएंगे, हमारे कॉलेज में इतने सारे हैं। तब हमारे पास जब क्या होता है ना कि वो एक समय आता है कि या तो आपको बोलना होता है, कुछ बताना होता है, या फिर आप चुप हो जाते हो। फिर उस समय हम दोनों ने ये बात बताई, हमने आइडिया दिया कि हम अपना एक कैंप लगाएंगे, आप एक छोटा सा टेंट लगा लीजिए, या आप बैकग्राउंड पे अपना एड लगा दीजिएगा, आपका रहेगा, और इतने लोग जानेंगे, फैमिली कॉलेज जानेगा, वो होगा। तब उस तरह से फिर बोले अब तुम लोग सही जगह पे जा रहे हो, दैट इज द वे। तो मुझे लगता है उसके उनकी बातों को शशांक ने लगता है बहुत आत्मसात कर लिया, और वो बोला कि भाई अब यही है। नहीं, अभी 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 भले ही हंसी आ रही है इन सब बातों पर, लेकिन मैं जो जो लोग देख रहे हैं, जो इनिशियल स्टेज में है कॉलेज में या सेकंड ईयर में, आप यकीन मानिए चीजें ऐसे ही शुरू होती हैं। और आप ये जहां पर हैं, आपको ये लगता होगा कि आप लोग कॉन्फिडेंस में हैं, आप कैसे करेंगे, आप क्या आप ऐसे हो पाएंगे इस तरह के। लेकिन देखिए कि हम भी यहीं से शुरू हुए हैं, सब लोग यहीं से शुरू हुए हैं, ऐसे ही चीजें शुरू होती हैं, ऐसे ही सीखना शुरू होता है। सीखी हुई कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती। और आज देखिए कि शशांक शेखर जहां पर हैं, जिस जगह पर हैं, वो करोड़ों अरबों का बिजनेस दे रहे हैं कंपनी को। मृत्युंजय जहां पर है, वो करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं। और ये शुरू वहीं से हुआ था, 20,000, 5,000, 4,000, और अंत में मुझे याद है कि हमने साइबर कैफे से वो लिया था कि 20 रुपए का 1 घंटे का कूपन था, तो आदमी 20 रुपए की मैगजीन खरीदेगा तो 20 रुपए जो है वो कूपन 1 घंटे का नेट मिल जाएगा, उसके लिए ऑलमोस्ट फ्री है। तो मुझे बिल्कुल याद है। और दूसरी एक बात मुझे वो काशी यात्रा वाली याद आ रही है। तो हम लोग काशी यात्रा में गए थे, मैं आपको बताऊं, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो IIT है, वहां पर काशी यात्रा होती है, जो उनका एनुअल फेस्टिवल है। इसमें कल्चरल फेस्टिवल भी होता है, टेक्निकल भी होता है, खूब मौज मस्ती होती है। तो उसमें हम लोग गए थे। उसकी और कहानियां मैं बताऊंगा जिस एपिसोड में शशांक आएंगे, तो शशांक की भी एक कहानी बताऊंगा। भाई ऐसा है मैं आज ही डिक्लेयर कर देता हूँ कि मैं नहीं आने वाला हूँ अगर वो कहानी आई बाहर। मोहम्मद फैजुल्लाह लिख रहे हैं, नाइस टू सी शशांक भाई और मृत्युंजय भाई आफ्टर लॉन्ग सम टाइम। बिल्कुल काफी लंबे समय के बाद हम सब आए। तो काशी यात्रा में मोहम्मद फैजुल्लाह भी गए थे, तो वो भी कमेंट कर रहे हैं कि मैं भी था। तो वहां पर हम गए, तो हमने कई तरह के पार्टिसिपेशन किए, कुछ प्राइजेस भी जीते। मैं तो शशांक की जीन्स और मृत्युंजय की शर्ट पहन के मैंने वो मिमिक्री परफॉर्म किया था। और उसके बाद फिर पोएट्री में मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की मिमिक्री में तुमको और सेकंड प्राइज भी मिला था। उसके बाद हमने वो मैच देखा था, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल में था, इंडिया को मैच सेमीफाइनल था। आलोक सिंह भी हमारे साथ थे। देखिए सब लोग कह रहे हैं कि मुझे भी याद है। तो शशांक, हम तो सोच रहे थे कि आप और कुछ पोल खोलेंगे, आप पड़ोसी भी रहे हैं मृत्युंजय के। नहीं, ऐसा पोल खोलने वाली कोई बात नहीं है। अब सारे मतलब वो कहते हैं ना कि हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। कुछ हमारे पोल इनके पास होंगे, कुछ इनके पोल हमारे पास होंगे। लेकिन एक वाकया मुझे याद है कि मोबाइल उस समय सबसे पहले पूरे ग्रुप में मृत्युंजय के पास ही हुआ करता था। और उस समय मोबाइल का साइज जो था वो करीब इतना साइज का था, ठीक है। और मैं और मृत्युंजय, आपके भाई हुआ करते थे सोनू। हाँ। तो मृत्युंजय और सोनू रहते थे विजयनगर में, और हम ये बात करते थे कि मृत्युंजय इसमें FM पकड़ता है क्या? और मैं बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट से मृत्युंजय इतना ज्यादा चिढ़ता था, ठीक है। तो वो एक वाकया था। और एक बार हमने क्या किया था, वो राजेश जी की दुकान होती थी ना, वहां पे खड़े होके हमने, और उस समय इनकमिंग में चार्जेबल होता था, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि मृत्युंजय का नंबर लगा के, हमें लग रहे थे 3 रुपए और मृत्युंजय को लग रहे थे 9 रुपए। तो ऑक्सीजन का कनेक्शन, ऑक्सीजन या उषा का कनेक्शन हुआ करता था। तो मैंने बस हमने कॉल लगा दिया, और मृत्युंजय ने देखा, उनको नंबर याद नहीं था उनका। तो मृत्युंजय ने कहा कोई नंबर है पता नहीं, और भाई नया फोन है और भाई दिखाना भी तो होता है, ठीक है। भाई ने फोन उठा लिया और हमने कुछ नहीं किया, फोन को रिसीवर में करके हम बातें कर रहे हैं। और मृत्युंजय को थोड़ी देर बाद समझ में आया
ये सारी बातें तो वापस फोन में आ रही है, ठीक है। फिर उन्होंने जो हमारे साथ जो हमारी दौड़ाई हुई थी वहां पे, तो गुड। अच्छा, तो मुझे ये याद है कि मृत्युंजय का वो फोन काफी दिनों तक उसके पास रहा था। बहुत बाद में दिन, बहुत दिन। हम लोगों ने जब छोटे छोटे फोन ले लिए, मृत्युंजय फिर भी वही बड़े बड़े वाला फोन ही था। हमें तो चिढ़ाते थे कि रास्ते में जाते समय कुत्ता उत्ता दौड़ाए तो फेंक के मारना है उससे। तो वो हथियार हमारे लिए वो हथियार ज्यादा था, फोन कम था। अभिषेक सिंह धमकी दे रहे हैं कि मैं नाम लेना शुरू करता हूँ। बिल्कुल नहीं। अभिषेक जी, ऐसा है कि अभिषेक जी से हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। जी एग्जैक्टली, वो काशी यात्रा की। हाँ, बोलो यार। बिल्कुल। नहीं, मृत्युंजय वही पूछ रहा था कि आंटी और सारे अभी फैमिली में सारे लोग कैसे क्या है। मुझे बहुत दिन से हम आपस में मिले नहीं है, क्योंकि I'd say one thing, मतलब एक पर्सनल लेवल पे मैं एक बात करता हूँ कि one of the strongest female I have seen in my life is मृत्युंजय's mother. आंटी है, she is one of the strongest. And guys, ये एक चीज जो है, मैंने उस समय भी ये मतलब उतना रियलाइज नहीं होता था, बच्चे थे या बहुत कम एज के थे, बट आज जब सोचता हूँ तो वो बहुत ही मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन आई हैव सीन इन माय लाइफ इज मृत्युंजय। एंड आई मतलब अक्सर मिलता था, जब आंटी आती थी तो मैं तो जरूर जाके मिलता था, और एमएमपी गुप्ता अंकल के यहाँ आप रहते थे तो वहाँ पे आंटी के यहाँ मैं मतलब जाता ही रहता था और हम मिलते ही रहते थे। एग्जैक्टली। तो जो दवस बट अभी कैसी आंटी, सब कुछ ऑल गुड? ऑल इज वेल, शी इज वेरी नाइस, अभी हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, और बिल्कुल बिल्कुल उसी रहना भी तरह चाहिए। एकदम बिल्कुल उसी रूप में, बल्कि और ज्यादा मजबूत हो गई हैं। क्या बात है, उनकी शक्ति हम सबको मिलती रहे। उनको मेरा प्रणाम कहिएगा मृत्युंजय। वो बिल्कुल वो एक ऐसी मतलब, ठीक है, ये स्टोरी मृत्युंजय की है, लेकिन मृत्युंजय की स्टोरी वहां मतलब पूरी नहीं हो सकती अगर आंटी की स्टोरी उसमें ऐड ना हो। तो ये एक चीज मैंने जो है वो मैंने सोचा कि मैं बताऊंगा। नहीं, बहुत अच्छा। इट इज एब्सोल्युटली इम्प्रॉम्प्टू मृत्युंजय, कहीं कोई स्क्रिप्ट नहीं है, आप सामने कुछ भी बिल्कुल मैं जानता हूँ, क्योंकि शशांक, क्योंकि मतलब वहां पे क्या था कि अगर देखा जाए तो शशांक की फैमिली रहती थी और दूसरी मेरे यहाँ मतलब फैमिली आते रहती थी। तो हम लोग, जैसे शशांक मम्मी आती थी मेरे यहाँ जाता था, मैं भी उसके घर पे जाता था और आंटी के हाथ का बनाया हुआ खाना वाना खाता था। मतलब हम लोग मतलब मौका ढूंढते रहते थे कि बस किसी तरह। तो आंटी भी बहुत, मुझे अभी भी याद है कि आपकी छोटी बहन और आंटी, मतलब इट वाज सो नाइस कि मतलब वो लोग इतने प्यार से रखते थे हमें, उन्होंने इतना गाइडेंस दिया, मतलब देवेर, मतलब वो इतना मतलब प्यार से हमेशा मुस्कुराते रहती थी। और हम लोग वहां पे जाके, मैं जाके शशांक के लिए चाबी लगाते रहता था कि किसी तरह इसको कुछ हो जाए। लेकिन यस, आज मैं जो भी हूँ उसमें सबसे बड़ा योगदान तो मेरी माँ का है, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही उनसे आता है। और आज जो भी मतलब मैं खड़ा हूँ या जो बन पाया हूँ, जो भी कुछ हूँ, उसमें जीरो से लेकर के एंड तक, आज तक उनका हर एक कदम पे उनका साथ और विश्वास, मेरे ख्याल से सभी पेरेंट्स का होता है, बट मेरे केस में मेरी माँ का कुछ विशेष ही रहा है। तो आभार तो कोई प्रकट नहीं कर सकता, और वो कभी पूरा हो नहीं सकता, कभी हो भी नहीं सकता। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, मुनव्वर राणा साहब का शेर है कि ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। तो माता जी को हमारा प्रणाम पहुंचे, हम सबका प्रणाम पहुंचे अलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से। और विजय शंकर लिख रहे हैं कि जब 20 साल के बाद सब अलुमनाई मिलते हो तो यही होता है जो हमारे साथ हो रहा है। सुभाषिनी सिन्हा हमारे साथ है, गुंजन सर पहली बार, गुंजन सर सेकंड एडिशन अंडर माय गाइडेंस, थर्ड एडिशन हैंडेड टू शशांक एंड मृत्युंजय। गुंजन सर पहली बार दिखाई दिए हैं इस कार्यक्रम में, और बहुत सारे लोग आज मृत्युंजय और शशांक को देखने आए हैं जिन्होंने मुझे देखने के लिए, जो पहले कभी नहीं आए। साकेत विनायक हमारे साथ हैं, आलोक प्रणाम कर रहे हैं। और ये वही साकेत है, सोनू। बिल्कुल मैं समझ गया था, सोनू। अच्छा, ये साकेत नाम है सोनू का? सोनू, आज मुझे पहली बार पता चला इतने समय के बाद। नहीं, साकेत सोनू, एक्चुअली हमारे ग्रुप में 2 सोनू हुआ करते थे ना। अच्छा, तो हाँ, दोनों आउटसाइडर थे। दोनों आउटसाइडर थे और दोनों को हमने इंजीनियर बना ही दिया था।
हाँ, दोनों आउटसाइडर थे और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जिसमें वो साथ नहीं होते थे। जिसमें वो साथ नहीं रहते थे, तो वो दोनों को हमने इंजीनियर बना ही दिया था RPSIT से। और वो आज भी ये साकेत का भी मतलब बहुत साल हो गए, बहुत साल हम लोग मिले नहीं है। साकेत होप अच्छा ही होंगे और सब कुशल मंगल होगा उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल मस्त और स्वस्थ हैं हम लोग। अक्सर यकीन नहीं मानोगे शशांक, प्रबुद्ध, हम लोग जो 7-8 लोग हुआ करते थे, मैं, तुम, प्रबुद्ध, दिनेश, सौरभ और बाकी और जूनियर्स भी होते थे, पर हमारे बैच में ये लोग जो हम लोग होते थे, और भी ग्रुप रहा होगा, लेकिन हम लोग जो हमेशा मतलब कुछ भी होता था, कहीं भी होता था, पहुंच जाते थे, साथ रहते थे, उसमें ये लोग रहते थे। हम लोग अक्सर बात करते हैं। देवेश भी था, जो एक इंटीग्रल पार्ट था। एक्चुअली वो हर ग्रुप का इंटीग्रल पार्ट हुआ करता था देवेश। तो वो लम्हा होता है मेरे ख्याल से, कॉलेज डेज ऐसा लम्हा होता है जब हम अपने जीवन में, ऑनेस्टली मैं एक बात बताना चाहूंगा, कन्फेस करना चाहता हूँ कि मैं जब जिस स्कूल से आया, एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग करना नहीं चाहता था, लेकिन घर में था कि क्योंकि कॉलेज कैंपस में हम 5-7 जनों को, मैं चाहता था इंडियन नेवी में, इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना। तो 12th के बाद मेरा उस समय 540 मार्क्स में होता था, मेरे पास 536 मार्क्स आया था। तो मेरा लेटर आया था कि यू आर इन क्यू, बी रेडी, यू विल बी कॉल्ड, बी रेडी एंड वी विल कॉल यू। मतलब वो लेटर में था कि आपको आना है। हमें पता है तुम्हें कई बार कहा गया कि यू आर इन अ क्यू, थोड़ा वेट करो, खाली मामला तो बुलाया जाएगा। हाँ, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि घर में ठीक है, नेचुरली ऐसा हो गया, मना हुआ। फिर जब कॉलेज में कैंपस हुआ था, आर्मी की आई थी, उसमें भी हुआ था, बैंगलोर जाना था। मैं सोचा चुपचाप से निकल जाऊंगा, घर वाले मानेंगे नहीं। ठीक है, उनका अपना एप्रीहेंशंस था, उसमें भी हो गया था, पर मैं उस समय भी पता नहीं कैसे घर में पता चल गया और बात डिस्क्लोज हो गई, मैं जा नहीं पाया। लेकिन एक माध्यम है, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जीवन तो खैर अब मेरी निर्धारित हो गई, बट आने वाले जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी फील्ड चुने, जैसे शशांक ने अपने मन से मैनेजमेंट का चुना, मार्केटिंग चुना, हमें वही चुनना चाहिए जो कि हमारी अंदर की इच्छा हो। क्योंकि जब वो 3 इडियट्स में भी है ना, लेकिन ये मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि हमारी जो इच्छा हो, अगर हम उसी पे टिके रहेंगे तो हम जरूर बहुत बहुत अच्छा करेंगे। बहुत अच्छा मृत्युंजय, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए माता जी हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। और शशांक, आप इस एपिसोड में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपके एपिसोड में हम मृत्युंजय को भी बुलाएंगे और आपकी खिंचाई करवाएंगे। हालांकि आपने ज्यादा खिंचाई नहीं की, मुझे आपसे इतनी शराफत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ठीक है, मुझे भी पता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म है। और ऐसा है कि मतलब आगे की तैयारी करना जो है ना, वो मार्केटिंग वालों का काम होता है। ठीक है, तो आगे की तैयारी हम मतलब मैंने अभी से कर ली है कि भाई देखो अपनी यात्रा आसान हो। अपनी यात्रा आसान है। चलो, थैंक यू प्रबोध, थैंक यू मृत्युंजय, और मिलते हैं भाई, मिलते हैं। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा लगा मिलके यार। थैंक यू, बाय बाय। आंटी को प्रणाम। हाँ, तो कैसा रहा शशांक से बातचीत, कैसी रही बताओ? मेरा मन था कि शशांक को इस पैनल पर लिया जाए, क्योंकि बहुत सही किया। कुछ बातें निकल आती हैं, कुछ चीजें याद आ जाती हैं। अच्छा, इतना ही नहीं कि सिर्फ मुझे आपको याद आती है, जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। गुंजन सर पहली बार आए इस पैनल पर, सब लोग देख रहे हैं, आलम लिख रहे हैं वेलकम, और सब लोग अचानक जुड़े, प्रशांत लिख रहे हैं, सृजन के तीनों लीजेंड। तो ये कमाल का माहौल बनता है। और इसी माहौल को बनाने के लिए हमने ये एलुमनाई एसोसिएशन और फिर ये एलुमनाई संवाद का कार्यक्रम शुरू किया, ताकि कम से कम ये तो पता हो कि सब लोग कहाँ पर हैं, कैसे हैं, कौन किसके किस काम आ सकता है। तो जो भी लोग यह कार्यक्रम देख रहे हैं, मृत्युंजय स्मृति पाइपिंग में लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं, मैकेनिकल से पास आउट हैं, अब लगभग 16-17 साल का एक्सपीरियंस उनको हो चुका है। उन्होंने जामनगर से, रिलायंस से अपना काम शुरू किया था, करियर शुरू किया था। और आपको किसी भी तरह की मदद, मैकेनिकल के फील्ड में, पाइपिंग के फील्ड में, ऑयल इंडस्ट्री के फील्ड में, किसी भी तरह की मदद, या आमतौर पर जीवन में किसी भी तरह की मदद, कभी भी आपको जरूरत हो कि आपको मृत्युंजय स्मृति से बात करनी है, तो आप एलुमनाई एसोसिएशन के माध्यम से कभी भी जुड़ सकते हैं। अभी कोई प्रश्न पूछना हो आप अभी पूछ सकते हैं। और गुंजन सर लिख रहे हैं, यस वन डे आई विल बी आल्सो देयर। बस गुंजन सर, आपका स्वागत करेंगे हम जल्दी इस पैनल पर। तो मृत्युंजय, इससे पहले कि हम समाप्ति की ओर बढ़े, मेरा ये मन था कि मैं आपसे कुछ प्रश्न जल्दी जल्दी पूछूं और आप इन सब प्रश्नों का उत्तर दें। चूंकि मैं कई बार
मुझे लगता है कि सीनियर होते हैं या जूनियर होते हैं तो मुझे थोड़ी सी हिचक होती है कि पूछूं ना पूछूं, लेकिन आप मित्र हैं तो आपसे पूछा जा सकता है। तो धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछेंगे, इसका जवाब देंगे। एक काम जो आप कभी नहीं करना चाहेंगे? बिना अपने मन के कोई कैरियर कभी नहीं चूज करूंगा। क्या बात। आपकी लाइफ पर अगर एक फिल्म बननी हो तो आप किसको हीरो देखना चाहेंगे? आमिर खान। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसके साथ कॉफी पीना चाहेंगे? दीपिका पादुकोण। खाली समय में क्या करना चाहेंगे, नींद या आउटिंग? आउटिंग। एक सपना जो आप अक्सर देखते हैं? घूमने का। अगर किसी फिल्म में एक लीड एक्टर की जगह आपको कभी ऐसा लगा हो कि यार इस फिल्म में इस एक्टर की जगह मुझे होना चाहिए था मेन हीरो, तो कौन सी फिल्म है और कौन सा एक्टर है? नहीं, ऐसा कभी तक नहीं लगा। कोई बात नहीं। अपनी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या मानते हैं आप? मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को, जब मैं किसी से बात करता हूँ, अब मुझे ये समझ में आ गया और मैं अपनी बात को दूसरों के साथ अच्छे से रख सकता हूँ, अपनी बातों को समझा सकता हूँ। कभी फेलियर आगे पीछे तो होता है, बट यस, मैं अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रख सकता हूँ, और इतना तो है मेरे में। सबसे बड़ी कमजोरी? बहुत इमोशनल हूँ मैं। अगर मृत्युंजय स्मृति इंजीनियर नहीं होते तो क्या होते? तो मैं अभी आर्मी में होता। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय, आप ने बहुत लेकिन अच्छे बंद जवाब दिए। करने से हाँ। पहले मैं नहीं अभी नहीं, एक अभी चीज हाँ हाँ बताइए। अच्छा ठीक है। नहीं आप बताइए क्या कह रहे थे? मैं चाहूंगा कि आप जिस बात को लेकर के पिछले बार कहें, क्योंकि वो बहुत एक हाँ वाक्य वो है, कहानी मैं बता रहा हूँ। उदाहरण है। बस मैं मैं उस कहानी चाहता के हूँ साथ कि एक उदाहरण के लिए जरूर बताया जाए कि वो देखिए, जैसा कि मैं अक्सर इसमें भी कहता हूँ, इस कार्यक्रम में भी लगातार कहता हूँ ये बात, और सामने से भी कई बार ये बात आती है कि जीवन में आदमी सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। आदमी किसी रास्ते पर बढ़ रहा होता है, एक हवा का झोंका आता है और वो इंसान को किसी और रास्ते पर ले जाता है। मैंने आप लोगों के साथ बीई किया, बीएससी इंजीनियरिंग की या बीटेक किया, इक्विवेलेंट है वो किया, और उसके बाद निश्चित रूप से कोई भी यह समझता है, सोचता है कि मुझे तकनीकी फील्ड में जाना है। लेकिन मैं एक ऐसे फील्ड में आ गया जिस फील्ड का टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। मैं राइटिंग की फील्ड में हूँ, पोएट्री की फील्ड में हूँ, पहले मैं कवि सम्मेलनों की फील्ड में आया कैरियर में जो पहली बार आया, और अब मैं राइटिंग और बॉलीवुड के फील्ड में हूँ। तो ये जो रास्ता है, ये शुरू कैसे हुआ, ये कहानी बहुत मजेदार है। और लोग कहते हैं कि एक क्षण होता है जो आपका जीवन बदलता है, और वो एक क्षण मेरा मृत्युंजय स्मृति के साथ है। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि मैं वो कहानी सुनाऊंगा। हुआ ये कि हम लोग इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में थे, शायद थर्ड ईयर में थे उस समय। शायद शनिवार का दिन था, और हुआ ऐसा कि मेरी जो क्लास थी वो पहले की दोनों क्लासेस नहीं थी, तीसरी चौथी क्लास थी उस दिन। तो मैं आराम से अपने घर से निकलकर और रोड पर मैंने ऑटो को हाथ दिया, विक्रम ऑटो चलता था, उसको हाथ दिया। मैंने अपना एक पैर उस ऑटो में रखा, उसका हैंडल पकड़ के, और मैं अंदर घुसने वाला था, तब तक मुझे आवाज आई, सौरभ सौरभ। तो मुझे लगा कोई आवाज दे रहा है। फिर मैं थोड़ा सा पीछे हटा और मैंने देखा कि मृत्युंजय स्मृति रोड के उस तरफ खड़े हैं और वो अपना क्लास खत्म करके लौट रहे हैं। उनके सुबह के 2 क्लासेस थे। तो रोड के इस तरफ मैं, जो ऑटो से मृत्युंजय की आवाज सुनकर निकला, अगर वो 1 सेकंड पार हो जाता, मृत्युंजय अगर वहां 1 सेकंड बाद आते या 1 सेकंड बाद आवाज देते, या मैं 1 सेकंड पहले अगर ऑटो में घुस गया होता, तो वो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता जो अभी हो रहा है। मेरे साथ तो नहीं हो रहा होता, मैं इस जगह पर नहीं होता, मैं ये नहीं कर रहा होता। तो मृत्युंजय ने आवाज दी तो मैंने ऑटो छोड़ दिया। मैंने ऑटो वाले को कहा जाओ। मृत्युंजय रोड के इस तरफ आए, उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहा है? तो मैंने कहा यार वो 3rd और 4th लेक्चर है, सुबह की क्लास थी नहीं। तो उसने कहा कि यार लेक्चर छोड़, एक जगह ले चलता हूँ तुम्हें। मैंने कहा कहाँ? उसने कहा अरे यार एक ना दैनिक जागरण का कवि सम्मेलन होने वाला है, तो उसके पासेज यहाँ पर एक भाई साहब के पास रखे हुए हैं, उनसे पासेज लेने और देखने जाना है। तो मैं कवि सम्मेलन, कविता में रुचि मेरी शुरू से थी और कवि सम्मेलनों में भी रुचि थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लोगों को जानता नहीं था। तो मैंने कहा कि यार कवि सम्मेलन में जाने का मन तो है, अशोक चक्रधर जी हैं क्या? तो मृत्युंजय ने कहा कि नहीं वो तो नहीं है। फिर मैंने कहा कि यार वो सुरेंद्र शर्मा जी हैं क्या? मृत्युंजय ने कहा कि नहीं वो भी नहीं है। मैं इन दोनों को ही लेजेंडरी मानता था उस समय तक, इन दोनों से ही परिचित था कवि सम्मेलन, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ कवि सम्मेलन कभी होता ही नहीं था। तो मैं 2 ही लोगों के नाम बताते। मैंने पूछा तो मैंने कहा यार मैं नहीं जाऊंगा, छोड़ो।
इसने कहा अरे नहीं नहीं तू चल, बड़ा मजा आएगा। उसमें कुमार विकास नाम का एक कवि है जो पिछली बार भी आया था। वो बहुत शानदार यार, क्या कंठ है उसका, और क्या बढ़िया गाता है, और क्या बढ़िया सुनाता है, बहुत बढ़िया यार, मैं तो फैन हो गया उसका। तो फिर मैंने थोड़ा सा आधे मन से मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर हम गए, फिर हमने वहां से पास लिया, जहां से पास लेना था हमें एक दुकान से, वो पास हमने कलेक्ट किया, और फिर हम दोनों कवि सम्मेलन देखने गए। कवि सम्मेलन हुआ तो वो जिनको कुमार विकास, जो मृत्युंजय का नाम याद था, वो दरअसल कुमार विश्वास जी थे। और हमने वो कार्यक्रम देखा, और कार्यक्रम देखकर मैं भी बहुत प्रभावित हुआ उनसे। हालांकि बहुत सारे कवि थे उसमें, सुनील योगी जी थे, मुझे याद है काफी सारे कवि थे। तो कैलाश गौतम जी थे, और सुरेंद्र कुमार जी थे, कवि हाँ अरे रविंद्र वो थे, संतोषानंद जी भी थे। तो हाँ, मुझे ने ये भी कहा था कि संतोषानंद जी हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं। तो जब ये सब हो गया, कवि सम्मेलन खत्म हुआ, तो मैं कुमार विश्वास सर से बहुत इंप्रेस्ड हुआ। मैंने कहा कि यार क्या बढ़िया सुर है, और क्या बढ़िया वो है, कितने यंग है। तो मैं गया उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो उन्होंने अपना ऑटोग्राफ उसी कार्ड पर, जो हमारा इनविटेशन कार्ड था, उसका एंट्री पास था, उसी कार्ड पर उन्होंने ऑटोग्राफ करके दे दिया। तो मैंने उत्सुकता से कहा कि सर इसमें नंबर दे दीजिए। उस समय तक कुमार सर का ब्रांड एक अच्छे लेवल पर था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत सारा फैन फॉलोइंग आ रहा है और यूं पुलिस निकाल कर ले जा रही, वैसा भी नहीं था। 2 4 10 15 लोग खड़े थे हम लोग। तो मैंने कहा कि सर नंबर दे दीजिए। तो उन्होंने अपना एड्रेस दे दिया, 3/1084 वसुंधरा गाजियाबाद। उन्होंने कहा कि दिल्ली आओ तो मिलना। उन्होंने भी कैजुअली कह दिया, उस समय मैंने भी कैजुअली ले लिया। संयोग ऐसा हुआ कि हम लोग जब इंजीनियरिंग हमने खत्म की, उसके बाद मैं दिल्ली आया। फिर मैंने शुरुआत में एक कंपनी ज्वाइन की जो वाईफाई नेटवर्क्स प्रोवाइड करता था अलग अलग कैंपसेस में। तो ताज पैलेस होटल है दिल्ली में, उस वहाँ पर मैं वाईफाई इंजीनियर का काम करने लगा। और मेरा मन लग नहीं रहा था, मैं ज़बरदस्ती काम कर रहा था। संयोग ऐसा हुआ कि मेरा मन हुआ एक दिन कि उनसे मिलते हैं यार, उनका एड्रेस है मेरे पास। तो फिर मैं उनके घर पर पहुंचा, तो उनसे मुलाकात नहीं हुई पहले दिन। भाभी जी ने कहा कि वो तो अभी निकले हैं कहीं रांची के लिए। फिर उनका नंबर मिल गया उस दिन मुझे। फिर मैं फ़ोन करके उनसे मिला, फिर 2 3 बार मिलना जुलना हुआ। तो फिर मेरी रुचि उस काम में आने लगी। उनको भी पता था कि उस काम में रुचि है मेरी। इधर होटल वाले काम में मेरा मन लग नहीं रहा था। और संयोग से एक ऐसा मौका हुआ कि मैनेजर से मेरी तू तड़ाक हो गई। उसके बाद मैंने काम छोड़ दिया। फिर कुमार विश्वास सर ऑर्कुट चलता था उस समय, अगर आपको याद हो। तो ऑर्कुट पे मैंने लिखा कि लेफ्ट द जॉब। तो उस दिन कुमार विश्वास सर का मैसेज आया पहली बार कि कल आ जाओ। फिर मैं गया, उन्होंने पूछा क्यों छोड़ दी। मैंने कहा ऐसे ही छोड़ दी, नहीं मन लगा। उन्होंने कहा अब क्या करोगे। मैंने कहा मैं MBA की तैयारी करूंगा। उन्होंने कहा फिर घर से पैसे मंगाओगे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये गलत बात है, तूने 3 4 5 महीने नौकरी कर ली है, तो ऐसा करो, मेरे छोटे मोटे काम होते हैं, 2 4 यात्राएं होती हैं, क्या टिकट बना नहीं बना, वहाँ कौन लेने आ रहा है, होटल क्या, ये सब का डेटा मेंटेन करना है, ये काम तुम कर लो। और 3 4 घंटे का काम यहाँ कर लो, बाकी तैयारी करो, तो तुम्हारा जो खर्चा है वो निकल जाया करेगा, मैं दे दिया करूँगा। तो वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ, वो सफ़र मृत्युंजय आप जानते हैं, मेरे कई दोस्त जानते हैं, जो मुझसे जुड़े हुए बहुत लोग जानते हैं कि वो सफ़र फिर अगले 17 सालों तक चला। और 17 साल में कुमार विश्वास सर के साथ रहा। पिछले 1 साल से मैं उनका आशीर्वाद लेकर, उनसे उनके हाथ जोड़कर मैंने कहा कि आधा करियर मैंने आपको दिया है, आधा करियर मैं खुद को देना चाहता हूँ। तो उन्होंने बहुत ही प्रेम से अपना आशीर्वाद देकर मुझे विदा किया। और लगातार संपर्क में हैं हम लोग। लेकिन अब मैं उनके ऑफिस में नहीं हूँ, उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन हाँ दिल से मन से साथ हूँ। और ये जो 17 साल का सफर था, जिसके बाद मैं यहाँ तक पहुंचा कि आज मैं कुछ बोल पा रहा हूँ और ये कार्यक्रम में होस्ट कर पा रहा हूँ, या जो भी हो रहा है मेरे जीवन में, जो भी हुआ, वो सिर्फ उस एक क्षण की वजह से है, जिस क्षण में मेरा सिर उस ऑटो के अंदर नहीं गया था। अगर मेरा सिर उस 1 सेकंड में अंदर चला गया होता, तो ऑटो की आवाज में फिर मृत्युंजय की आवाज कहाँ सुनाई देती। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि एक क्षण से जीवन बदलता है। और मेरी इस कहानी को आप सबने बहुत, हाँ, मैं ये कहानी आपसे इसलिए कहलवाना चाहा, इसलिए नहीं कि मुझे अपनी बड़ाई लेनी थी, बल्कि मैं ये इसलिए आपके माध्यम से, आप कहोगे तो आपकी बात चूंकि पर्सनल है, ये सबको समझ में आएगी। इससे मैं आज भी अगर इंस्पिरेशंस की बात होती है तो उसमें आई वाज देयर। दिनेश, यस, दिनेश कह रहा है कि मैं भी था। बिल्कुल सही बात है भाई, तुम उसको मत भूल जाना। तो इंस्पिरेशन की जहां तक बात आती है, मैं आपके मुंह से इसलिए ये कहानी कहलवाना चाहा, क्योंकि मैं जो अभी पहले भी कहा था, मैं इंस्पिरेशन में अगर किसी को बोलता हूं तो मैं अक्सर प्रबुद्ध का नाम लेता हूं कि ये एक बहुत गट्सी डिसीजन होता है कि आप टेक्निकल फील्ड में हो, आपको पता है कि आपकी अभिरुचि किस में है, आपकी चाहत किस में है, किधर जाना है, और आप उसके लिए बीच में बना बनाया कैरियर छोड़ करके आप उस अपने हॉबी या जो होता है ना पैशन को फॉलो करते हैं। और आज ये देखिए सबसे ज्यादा खुश है, सुखी है।
और मुझे इस बात का बुरा नहीं मानना यार, एनवी है कि ये कदम मैं अपनी जिंदगी में नहीं ले पाया। तो ये कहलाने का इस मंच पे मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों से विनती, अगर आपने इंजीनियरिंग कर भी ली है, लेकिन अगर आपका मन किसी ऐसे क्षेत्र में लगता है जहां आपको लगता है कि वो आपका नेचुरल सेल्फ है, तो प्लीज अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए, क्योंकि वही आपको एक्चुअली में खुशी देगा और प्रसन्नता देगी, और मन में जो आपका आनंद आएगा उसके सिवा और कहीं नहीं मिल सकता है। बिल्कुल मृत्युंजय, सही कहा आपने। और दूसरा क्या है कि अगर आपके मन में तीव्र इच्छा हो कुछ करने की और आपको लगे कि मुझे इधर जाना है, तो कई शक्तियां हैं जो आपको इशारा देती हैं। जैसे ये एक क्षण की शक्ति थी, एक क्षण, बिल्कुल मतलब मैं सेकंड भी नहीं कह रहा हूँ, सेकंड का भी 10वां 100वां हिस्सा होगा कि कितना समय लगता है आदमी को ये अंदर चले जाने में। तो वो वहां से ड्राइव हुआ। फिर मैं जब जहां नौकरी कर रहा था ताज में, वहां पर ये हुआ कि मेरा झगड़ा हो गया। ठीक उसी समय इनके यहाँ मैनेजर नहीं था उस समय। तो सब कुछ तार जुड़ते चले जाते हैं, चीजें कनेक्टेड होती हैं। बस अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहे और अपना जो ध्येय है उसके प्रति सचेत रहे, तो मेरे ख्याल से सब लोग ही प्रगति करते हैं। और आप लोग टेक्निकल फील्ड में, मुझे ये देख के लगता है कि लोग तकनीकी फील्ड में कितना आगे जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, डायोड की स्पेलिंग छोड़ के सब कुछ भूल गया हूँ। बहरहाल सदरुल हुडा हमारे साथ देर से जुड़े हैं, लेकिन आपको हाई कह रहे हैं राकेश शेखर सर, थैंक यू। और जिस तन्मयता से आप सबने मेरी कहानी सुनी, मुझे बहुत बहुत खुशी है कि इस बीच एक भी कमेंट नहीं आया, क्योंकि मेरी कहानी सुनी जा रही थी। मैं इसका ये मतलब निकालता हूँ। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े। और जैसा कि हम हर बार एपिसोड को खत्म करने से पहले अगले एपिसोड के गेस्ट का नाम बताते हैं। मृत्युंजय, आपको भी यह जानकर मजा आएगा जब गेस्ट का नाम मैं लूंगा। तो हमारे अगले एपिसोड में यानी 18 तारीख को, अगले शनिवार शाम 7:30 बजे हमारे साथ होंगे 1998 बैच सिविल ब्रांच के इंजीनियर दिनेश कुमार प्रसाद। दिनेश कुमार प्रसाद प्रिंसिपल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं एक फ्रांस की कंपनी में जिसका नाम है सिस्ट्रा, और फरीदाबाद में उनकी कंपनी का लोकेशन है। और दिल्ली में जितने भी रिसेंट मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशन आपने देखे हैं, उन सब के प्रोजेक्ट मैनेजर दिनेश कुमार प्रसाद रहे हैं। हमारे RPSIT के 98 बैच के सिविल इंजीनियर दिनेश कुमार प्रसाद ही वो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने दिल्ली के रिसेंटली बने हुए जितने भी अंडरग्राउंड स्टेशन हैं उनमें उनकी एक्सपर्टीज, और इन भारत में जितने भी इंजीनियर्स हैं जो ये काम करते हैं अंडरग्राउंड स्टेशन बनाने के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से जो टॉप 3 4 5 नाम है, उनमें से दिनेश प्रसाद का नाम आता है। और उन्होंने दिल्ली मेट्रो के अलावा कोलकाता मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, बैंगलोर मेट्रो, मुंबई मेट्रो, चेन्नई, कानपुर, आगरा मेट्रो में अपना योगदान दिया है और अब भी कंसल्टेंसी दे रहे हैं और वहाँ पर जाकर उस सारे काम को देख रहे हैं। साथ ही इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स उन्होंने हैंडल किए हैं, जो हनोई मेट्रो है और ढाका मेट्रो है, उन्होंने जिसको हैंडल किया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पटना मेट्रो का जो काम शुरू होने वाला है, जो प्रोजेक्टेड है, उसके लिए भी इसी कंपनी को काम मिला है और काम मिलने वाला है। और दिनेश कुमार प्रसाद को अपॉइंट किया जाएगा इस काम के लिए कि पटना में जाकर वो इस प्रोजेक्ट को हैंडल करें। तो दिनेश कुमार प्रसाद का स्वागत करेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मृत्युंजय, बताइए। मैं ये कह रहा था कि हमारी जो वो मैगजीन की टीम थी, उसमें दिनेश, देवेश, प्रबुद्ध सौरभ, शशांक शेखर, हमारे बैच से मैं बता रहा हूँ, और हमारे नए वाले बैच में विजय शंकर, कुणाल, प्रशांत, आलोक, प्रशांत, और सीनियर में गुंजन सर, नवीन सर, राज सर, सुधांशु सर, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। सबसे पहले असवद हुसैन सर जिन्होंने ये मतलब बीज डाला। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, कॉलेज वाले लोगों को ये जरूर करना चाहिए, ऐसे चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर मैगजीन नहीं निकल रही है तो जो भी अभी फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर वाले तो चलो अपने इसमें लगे रहते हैं, उनसे एक आग्रह है कि आप लोग जरूर ये काम कीजिए, स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये जो आपको बहुमूल्य अनुभव मिलेगा वो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। इसलिए प्लीज डू दैट। बिल्कुल सही बात है। तो सभी देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी दूसरे हमारे साथ शायद देर से, आप हो सकता है पहले से हों, जुड़े हैं मोहम्मद फायदुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका इस कहानी को सुनने के लिए। और कमलेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश शेखर सर हमारे एलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वो कह रहे हैं कि वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो उनकी यात्रा शुभ हो। और हम सब के लिए प्रार्थना कीजिएगा सर, RPSIT के लिए, RPSIT परिवार के लिए, एलुमनाई एसोसिएशन के लिए, सबके लिए प्रार्थना कीजिएगा। और इसी के साथ इस एपिसोड की समाप्ति, और आप सबसे मिलेंगे अगले शनिवार 18 तारीख को शाम 7:30 बजे इंजीनियर दिनेश प्रसाद के साथ। बहुत बहुत